सोचिए, एक मिठाई का डिब्बा, 1100 रुपए का शगुन और महिलाओं के कानूनी अधिकार। सुनने में इन तीनों चीजों का आपस में कोई खास तालमेल नहीं लगता ना? ऊपरी तौर पर देखने में तो बिल्कुल भी नहीं लगता। हाँ, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि एक साधारण सा शगुन का लिफाफा और काजू कतली का एक डिब्बा हमारे समाज की एक बहुत बड़ी कानूनी खामी को दूर कर सकता है। इस नई डीप डाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की चर्चा, मतलब है आज का हमारा जो विषय है, वो कोई उबाऊ सरकारी नीति नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज हमारे पास जो दस्तावेज है वो है हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की पूरी आधिकारिक गाइडलाइंस। अक्सर जब हम सरकारी योजनाओं के बारे में सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? बस वही जटिल फॉर्म, लंबी लाइनें और नीरस आंकड़े। हाँ, और शायद दफ्तरों के चक्कर काटना। लेकिन आज का हमारा मिशन सिर्फ इन आंकड़ों को पढ़ना नहीं है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक सरकारी योजना सिर्फ पैसे बांटने का काम नहीं करती। सही कहा। ये समाज के सबसे कमजोर वर्गों जैसे विधवाओं की बेटियां, अनाथ बच्चों और यहाँ तक कि हमारे खिलाड़ियों को एक बहुत बड़ा सहारा देती है। और इस चर्चा की सबसे खास बात यही है कि जब हम इन दिशा निर्देशों की परतों को खोलते हैं तो हमें पता चलता है कि ये महज वित्तीय सहायता नहीं है। ये असल में सामाजिक बदलाव लाने की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। विवाह का पंजीकरण यानी मैरिज रजिस्ट्रेशन हमारे देश में हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है। हाँ, लोग अक्सर इसे टालते रहते हैं। बिल्कुल। तो जब हम इस योजना के नियमों को विश्लेषित करते हैं तो पता चलता है कि सरकार केवल शादी का खर्च उठाने में मदद नहीं कर रही है, वो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स या क्या कहते हैं, व्यवहारिक अर्थशास्त्र का इस्तेमाल करके पूरे समाज को एक अधिक कानूनी और सुरक्षित ढांचे की तरफ ले जाने का प्रयास कर रही है। तो चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस योजना का बुनियादी ढांचा आखिर है क्या, और इसका फायदा उठाने के लिए शर्तें क्या क्या हैं। हाँ, तो इस योजना का सबसे पहला और स्पष्ट नियम ये है कि आवेदक को हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है, जो कि बहुत ही तार्किक है। जाहिर है, राज्य की योजना है तो राज्य के लोगों के लिए ही होगी। लेकिन इसमें एक और कड़ी शर्त है। शादी के समय दुल्हन की उम्र कम से कम 18 साल और दूल्हे की उम्र 21 साल होनी ही चाहिए। ये बहुत ही दिलचस्प है। मुझे भी ऐसा ही लगा। अब एक सवाल उठता है कि ये तो वैसे भी देश का कानून है, तो इसे योजना की शर्त बनाने की अलग से क्या जरूरत थी? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। कानून अपनी जगह है, लेकिन हम जमीनी हकीकत जानते हैं कि ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में बाल विवाह आज भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। बिल्कुल। तो जब सरकार किसी भी तरह की वित्तीय सहायता को इस उम्र सीमा के साथ सीधे तौर पर जोड़ देती है तो इसका असर बहुत गहरा होता है। एक तरह का लालच या कहें प्रोत्साहन। हाँ, मान लीजिए एक गरीब परिवार अपनी 16 साल की बेटी की शादी करने की सोच रहा है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि अगर वो 2 साल और इंतजार कर लें तो सरकार से उन्हें 50 या 70 हजार रुपए की मदद मिल सकती है, तो वे शायद अपना फैसला बदल लें। वे रुक जाते हैं। ये महज एक नियम नहीं है, ये बाल विवाह रोकने का एक सीधा आर्थिक प्रोत्साहन है। मतलब सरकार यहाँ एक तीर से दो निशाने लगा रही है, पैसा भी दे रही है और कानून का पालन भी करवा रही है। एकदम सही। इसमें एक और नियम है जिसने मेरा ध्यान खींचा। इसमें साफ लिखा है कि एक परिवार की अधिकतम केवल 2 लड़कियां ही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। जी हाँ, ये स्पष्ट रूप से गाइडलाइंस में उल्लेखित है। एक सेकंड, मुझे यहाँ एक बात थोड़ी खटक रही है। अगर किसी गरीब परिवार में 3 बेटियां हैं तो तीसरी के साथ तो एक तरह की नाइंसाफी हो गई ना? सुनने में ऐसा लग सकता है। उसे इस योजना से बाहर क्यों रखा गया है? क्या उसकी शादी में खर्च नहीं होगा? ऊपरी तौर पर देखने में ये नाइंसाफी लग सकती है, लेकिन इसके पीछे फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन का एक बहुत बड़ा संदेश छिपा है। अच्छा, तो ये जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ा है? एक तरह से हाँ। सरकारी संसाधन सीमित होते हैं और सरकार चाहती है कि इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा अलग-अलग परिवारों तक पहुंचे। इसके अलावा ये नियम परोक्ष रूप से छोटे परिवारों को प्रोत्साहित करता है। समझ गया। अगर सरकार हर बच्चे के लिए आर्थिक मदद देने लगे तो कहीं ना कहीं परिवार नियोजन की जो बड़ी नीतियां हैं उनका असर कम हो जाएगा। इसलिए अधिकतम 2 बेटियों का नियम एक संतुलन बनाने की कोशिश है। ये नजरिया काफी दिलचस्प है। नीतियों के पीछे की सोच को समझना वाकई जरूरी है। बिल्कुल। और अगर संचालन की बात करें तो इस पूरी योजना को हरियाणा का अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग चलाता है। जी। और आजकल की डिजिटल दुनिया को ध्यान में रखते हुए आवेदन अंत्योदय सरल पोर्टल के जरिए ऑनलाइन भी किया जा सकता है, जो कि आम लोगों के लिए काफी सुविधाजनक है।
पहले की तरह दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते और ऑफलाइन आवेदन का विकल्प भी खुला रखा गया है। हाँ, ताकि जो इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते वे भी लाभ उठा सकें। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद हर कोई इंतजार कर रहा होगा, वित्तीय सहायता के अलग-अलग स्तर। ये हिस्सा काफी विस्तृत है। हाँ, मुझे भी यही लगा। सहायता राशि 31,000 रुपए से शुरू होकर अधिकतम 71,000 रुपए तक जाती है, जो कि शादी के 30 दिनों के भीतर मिल जाती है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि ये राशि सभी को एक समान नहीं बांटी जा रही है। हाँ, एक फ्लैट रेट नहीं है। नहीं, इसे बहुत ही बारीकी से अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है। चलिए सबसे उच्च श्रेणी की बात करते हैं, जो 71,000 रुपए की है, जो कि सबसे ज्यादा है। जी। ये अधिकतम सहायता राशि उन समुदायों को दी जाती है जो अनुसूचित जाति यानी एससी, विमुक्त जाति यानी डीटी या टपरीवास समुदायों से आते हैं और गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल जीवन यापन कर रहे हैं। 1 मिनट रोकूंगा आपको। अनुसूचित जाति यानी एससी तो हम सभी समझते हैं, लेकिन ये डीटी और टपरीवास समुदाय क्या होते हैं? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। ये नाम रोजमर्रा की बातचीत में तो कम ही सुनने को मिलते। इन्हें सबसे ज्यादा राशि क्यों दी जा रही है? डीटी यानी डी नोटिफाइड ट्राइब्स और टपरीवास समुदाय हमारे समाज के वो हिस्से हैं जो ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा हाशिए पर रहे हैं। अच्छा। ब्रिटिश शासन के दौरान इनमें से कई घुमंतू जनजातियों को आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया गया था। अरे ये तो बहुत बड़ा कलंक है। बिल्कुल। आज़ादी के बाद उन्हें इस कलंक से डी नोटिफाई तो कर दिया गया, लेकिन आज भी ये समुदाय भयंकर गरीबी, शिक्षा की कमी और सामाजिक बहिष्कार का सामना करते हैं। तो मुख्य धारा से अभी भी कटे हुए हैं। समुदायों को 71,000 रुपए की उच्चतम सहायता देना कोई एहसान नहीं है। ये एक तरह का ऐतिहासिक सुधार है। बिल्कुल, ये पीढ़ियों से चले आ रहे पिछड़ेपन को दूर करने का एक गंभीर प्रयास है। ओह, ये सिर्फ गरीबी की बात नहीं है। अब इस 71,000 रुपए के भुगतान के तरीके को देखते हैं। मैंने गाइडलाइंस में पढ़ा कि ये पूरा पैसा एक साथ नहीं दिया जाता। नहीं, इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। शादी से पहले या शादी वाले दिन 66,000 रुपए दिए जाते हैं और बाकी बचे हुए 5,000 रुपए तब मिलते हैं जब शादी के 6 महीने के भीतर मैरिज सर्टिफिकेट जमा किया जाता है। जी हाँ, स्प्लिट पेमेंट। मुझे लगता है कि अगर किसी को शादी के लिए पैसों की सख्त जरूरत है तो ये 5,000 रुपए रोक कर रखने का क्या तुक है? उन्हें पूरा पैसा एक साथ क्यों नहीं दे दिया जाता? यही वो बिंदु है जहां हमें नीति निर्माण की असली गहराई देखने को मिलती है। कैसे? अभी जानते हैं कि भारत में खासकर ग्रामीण या कम आय वाले परिवारों में शादियां धार्मिक या सामाजिक रीति रिवाजों से तो हो जाती हैं। हाँ, लोग सोचते हैं कि पंडित जी ने मंत्र पढ़ दिए, बारात आ गई तो शादी हो गई। एकदम सही। उन्हें लगता है कि जब पूरे गांव ने शादी देख ली तो कागज की क्या जरूरत। लेकिन उन्हें कानूनी रूप से रजिस्टर करवाने के लिए लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से बचते हैं। ये बात तो है। कागजी कार्यवाही से सभी घबराते हैं। लेकिन जब कोई कानूनी विवाद होता है, जैसे संपत्ति का बंटवारा, घरेलू हिंसा या पति द्वारा दूसरी शादी कर लेने का मामला, तो अदालत सबसे पहले मैरिज सर्टिफिकेट मांगती है। और अगर वो नहीं है तो महिलाओं के पास कानूनी सुरक्षा बहुत कम रह जाती है। ये साबित करना ही मुश्किल हो जाता है कि शादी हुई भी थी या नहीं। तो ये 5,000 रुपए का होल्ड बैक उसी के लिए है। करते हैं कि शादी कानूनी रूप से रजिस्टर हो। ये वाकई एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। ये छोटा सा नियम लोगों को एक बहुत बड़े कानूनी सुरक्षा चक्र के अंदर ले आता है। मतलब आप पैसा भी दे रहे हैं और उसी पैसे का इस्तेमाल करके महिलाओं का भविष्य भी सुरक्षित कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 51,000 रुपए वाली श्रेणी की तरफ। इसमें कई अलग अलग और संवेदनशील वर्गों को शामिल किया गया है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण वर्ग है। जैसे विधवाओं, तलाकशुदा या बेसहारा महिलाओं की बेटियों के लिए राशि तय की गई है। जरा सोचिए, एक बेसहारा महिला या एक विधवा माँ के लिए अपनी बेटी की शादी करना कितना बड़ा आर्थिक और मानसिक पहाड़ हो सकता है। बहुत मुश्किल होता है। समाज में अक्सर ऐसे परिवारों को कोई कर्ज भी आसानी से नहीं देता। वही तो। ऐसे परिवारों में अक्सर आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं होता। उनके लिए 51,000 रुपए महज एक मदद नहीं, बल्कि एक लाइफलाइन है। इसी श्रेणी में अनाथ और बेसहारा बच्चों को भी शामिल किया गया है, बशर्ते वो बीपीएल हो या उनकी पारिवारिक आय 1 लाख रुपए सालाना से कम हो। एक अनाथ बच्ची के लिए समाज में अपनी जगह बनाना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है और शादी का खर्च उस पर एक और बड़ा बोझ डाल देता है। सरकार यहाँ एक अभिभावक की भूमिका निभा रही है और हाँ, इस श्रेणी में भी वही भुगतान का तरीका लागू होता है। मतलब 46,000 रुपए शादी के समय और मैरिज सर्टिफिकेट जमा करने पर बचे हुए 5,000 रुपए। इसके अलावा इसी 51,000 रुपए की श्रेणी में
सामूहिक विवाह यानी मास मैरिजेस को भी रखा गया है। सामूहिक विवाह वैसे भी खर्च बचाने का एक अच्छा तरीका है और उस पर सरकार की ये मदद सोने पे सुहागा है। बिल्कुल, इससे सामूहिक विवाह को बढ़ावा मिलता है, जो कि समाज के लिए अच्छा है। लेकिन इसमें एक और नियम है जिसने मुझे रुककर सोचने पर मजबूर किया। कौन सा? अगर नवविवाहित जोड़े में पति और पत्नी दोनों दिव्यांग हैं तो उन्हें 51,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन ये राशि शादी होने के बाद दी जाती है। संवेदनशील और सुरक्षात्मक कदम है। सुरक्षात्मक कैसे? दिव्यांगजनों के मामले में दुर्भाग्य से कभी-कभी उनके परिवार या आसपास के लोग आर्थिक लाभ के लिए उनका शोषण कर सकते हैं। अरे बाप रे! कोई केवल इस 51,000 रुपए की सरकारी राशि को हड़पने के लिए झूठी शादी का नाटक रच सकता है। ये तो बहुत ही दुखद स्थिति होगी। इसीलिए सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि विवाह वास्तव में संपन्न हो गया है और दोनों लोग एक साथ रह रहे हैं। शादी के बाद और पूरी जांच के बाद पैसा देने से ये पक्का हो जाता है कि वित्तीय सहायता सीधे उस दिव्यांग जोड़े को ही मिल रही है, न कि किसी बिचौलिए या लालची रिश्तेदार को। एकदम सही। अब यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जब हम इस योजना की तीसरी श्रेणी यानी 31,000 रुपए वाली श्रेणी पर नजर डालते हैं। हाँ, ये मेरी पसंदीदा श्रेणियों में से एक है। आमतौर पर जब हम कल्याणकारी योजनाओं की बात करते हैं तो दिमाग में गरीबी, बीपीएल कार्ड या पिछड़ापन आता है, लेकिन इस गाइडलाइन में एक ऐसा वर्ग है जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। आप महिला खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। हरियाणा की महिला खिलाड़ी दिशा निर्देशों में साफ लिखा है कि महिला खिलाड़ियों को विवाह के लिए 31,000 रुपए का शगुन दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं? क्या? इसके लिए किसी जाति या आय सीमा का कोई बंधन नहीं है। ये तो जबरदस्त है। आप अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति से हो, अगर आप महिला खिलाड़ी हैं तो आपको ये सम्मान मिलेगा। ये इस पूरे दस्तावेज का सबसे अनूठा, प्रगतिशील और मेरी राय में सबसे खूबसूरत हिस्सा है। वाकई। हम सभी जानते हैं कि हरियाणा खेलों का पावर हाउस है। वहाँ की लड़कियां रेसलिंग, बॉक्सिंग से लेकर एथलेटिक्स तक में देश के लिए मेडल ला रही हैं। हाँ, दुनिया भर में नाम रोशन कर रही हैं। अक्सर लड़कियों को खेलों में जाने से रोकने के लिए समाज ये ताना मारता है कि खेलकूद में लगी रहेगी तो शादी कौन करेगा या शादी का खर्च कौन उठाएगा। वही पुरानी सोच, लड़की तो पराया धन है। बिल्कुल। तो सरकार यहाँ महिला खिलाड़ियों को इस योजना में शामिल करके एक बहुत बड़ा संदेश दे रही है। ये 31,000 रुपए कोई गरीबी उन्मूलन का फंड नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये राज्य की तरफ से अपनी बेटियों की मेहनत और उनकी योग्यता को एक सलाम है। ये बताता है कि अगर आप खेल में राज्य का नाम रोशन कर रही हैं तो आपकी शादी के शगुन की जिम्मेदारी राज्य सरकार खुशी-खुशी उठाएगी। ये समाज की सोच बदलने का एक बहुत शक्तिशाली टूल है। एक खिलाड़ी की मेहनत को इस तरह से सम्मानित करना बहुत बड़ी बात है। इससे छोटी बच्चियों को भी खेलों में आने की प्रेरणा मिलती है। इस 31,000 रुपए की श्रेणी में कुछ और लोग भी आते हैं, जैसे अनुसूचित जाति को छोड़कर बाकी सभी बीपीएल परिवार, उन्हें भी 31,000 रुपए मिलते हैं। जी। इसके अलावा एक और आमदनी की सीमा तय की गई है। कोई भी परिवार, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो या किसी अन्य वर्ग का, अगर उनकी सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम है तो उन्हें भी ये 31,000 रुपए की मदद मिलेगी। ये जो 1,80,000 रुपए वाली आमदनी की सीमा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हम वर्किंग पुअर कह सकते हैं। वर्किंग पुअर ये वो लोग हैं जो शायद कागजों पर अति गरीब या बीपीएल की श्रेणी में नहीं आते, लेकिन महंगाई के इस दौर में 1,80,000 सालाना कमाने वाले परिवार के लिए भी शादी का खर्च उठाना कमर तोड़ देने वाला होता है। हाँ, महीने का 15,000 रुपए, इसमें शादी का खर्च निकालना तो बहुत मुश्किल है। सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि ये बीच वाला वर्ग भी इस महत्वपूर्ण समय पर पूरी तरह से अकेला ना छूट जाए। इसमें भी भुगतान 28,000 रुपए और 3,000 रुपए के रूप में बटा हुआ है। और अगर जोड़े में केवल एक ही व्यक्ति दिव्यांग हैं तो उन्हें भी शादी के बाद 31,000 रुपए दिए जाते हैं। बिल्कुल। अब हम इस चर्चा के उस हिस्से पे आ पहुंचे हैं जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। वो नियम जिसे पढ़कर मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई थी। मैं समझ गई आप किसकी बात कर रहे हैं। मिठाई का डब्बा, द स्वीट बॉक्स प्रोविजन। ये क्या कहानी है? हाँ, मुझे लगता है कि ये नियम इस योजना का मास्टर स्ट्रोक है। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए मैं इसे विस्तार से बताता हूँ। मान लीजिए आप बीपीएल नहीं है, आपकी आमदनी भी 1,80,000 से ज्यादा है, आप अनाथ या विधवा की श्रेणी में भी नहीं आते और आप महिला खिलाड़ी भी नहीं है। मतलब आप योजना की मुख्य श्रेणियों में से किसी में भी फिट नहीं बैठते। हाँ, लेकिन अगर आप अपनी शादी के 30 दिनों के भीतर
उसे कानूनी रूप से रजिस्टर कर लेते हैं, तो हरियाणा सरकार आपको 1100 रुपए का नकद शगुन और एक मिठाई का डब्बा घर भिजवाती है। जी हाँ। अब मेरा सवाल यह है कि एक अमीर या मध्यम वर्गीय परिवार जो लाखों रुपए शादी में खर्च कर रहा है, उसे इन 1100 रुपए और काजू कतली के डब्बे से क्या ही फर्क पड़ेगा? सरकार ऐसा क्यों कर रही है? अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये कोई साधारण मिठाई का डब्बा नहीं है। ये नच थ्योरी और बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। कैसे? जरा समझाइए। अक्सर जो परिवार आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं वे सबसे ज्यादा आलस करते हैं। वे सोचते हैं कि हमारे पास तो सब कुछ है, हमें कोई सरकारी मदद नहीं चाहिए, तो हम सरकारी दफ्तर की लाइनों में क्यों लगे। हाँ, बाद में करवा लेंगे, अभी क्या जल्दी है वाला एटीट्यूड। बिल्कुल। वे मैरिज रजिस्ट्रेशन को बस एक उबाऊ कानूनी काम मानकर टालते रहते हैं। लेकिन सरकार चाहती है कि राज्य में हर एक शादी का 100% कानूनी रिकॉर्ड हो, चाहे वो किसी अमीर की हो या गरीब की। तो सरकार यहाँ कोई सख्त नियम या जुर्माना लगाने के बजाय एक सांस्कृतिक नज का इस्तेमाल करती है। भारत में शगुन और मिठाई का एक बहुत गहरा भावनात्मक महत्व है। ये तो है। 1100 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से शादी का शगुन और मिठाई आई है, ये बात लोगों को एक अजीब सी खुशी और गर्व देती है। एक स्टेटस सिंबल की तरह। बिल्कुल। ये एक छोटा सा मनोवैज्ञानिक धक्का है जो मैरिज रजिस्ट्रेशन जैसी नीरस कानूनी प्रक्रिया को एक जश्न या उत्सव के रूप में बदल देता है। लोग सिर्फ इस सरकारी शगुन का हिस्सा बनने के लिए समय पर अपनी शादी रजिस्टर करवा लेते हैं। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर हम इन सब बातों को एक धागे में पिरोएं, तो आज हमने जो देखा वो महज सरकारी फंड बांटने की कोई सूची नहीं थी। बिल्कुल नहीं। शगुन देकर मैरिज रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य और आकर्षक बना रही है, जिससे महिलाओं के कानूनी अधिकार सुरक्षित हो रहे हैं। और सबसे खूबसूरत बात, ये खेल जैसी प्रतिभाओं को बिना किसी जाति या पैसे के भेदभाव के सर आंखों पर बिठा रही है। मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। इस योजना से हमें ये सीखने को मिलता है कि नीतियाँ केवल फाइलों में बंद रहने वाले नियम नहीं होती, वे समाज के सोचने और काम करने के तरीके को बदल सकती हैं। सही कहा। एक अच्छी नीति वो है जो न केवल आज की आर्थिक जरूरत को पूरा करे, बल्कि भविष्य की समस्याओं जैसे घरेलू हिंसा, संपत्ति विवाद या बाल विवाह से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को भी पैदा होने से पहले ही रोक दे। ये नियम महज पैसे का लेन देन नहीं है, ये एक सुरक्षित, कानूनी और अधिक समान समाज बनाने के औजार हैं। ये वाकई एक ऐसा नजरिया है जिस पर शायद आम लोग ध्यान नहीं देते। हमने 71,000 रुपए के ऐतिहासिक सुधार से लेकर 51,000 रुपए के सहारे, 31,000 रुपए के सम्मान और उस 1100 रुपए के मिठाई के डिब्बे तक का पूरा सफर तय किया। और इसी बात पर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, जिसके बारे में हमें और इस चर्चा को सुन रहे हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। कैसा सवाल? अगर महज 1100 रुपए का एक छोटा सा शगुन और एक मिठाई का डिब्बा किसी साधन संपन्न परिवार को अपना आलस छोड़कर एक महत्वपूर्ण कानूनी काम समय पर पूरा करने के लिए मना सकता है, तो क्या हमारी सरकारें इस तरह के पॉजिटिव नजेस का इस्तेमाल अन्य बड़ी सामाजिक चुनौतियों के लिए नहीं कर सकती? मतलब आप कह रहे हैं कि जुर्माने और सजा की जगह इनाम का इस्तेमाल किया जाए? बिल्कुल। जरा सोचिए, क्या हम समय पर टैक्स भरने वालों को ऐसा ही कोई सम्मान या छोटा सा प्रोत्साहन दे सकते हैं? क्या महिलाओं को प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप यानी समय पर स्वास्थ्य जांच करवाने के लिए प्रेरित करने हेतु ऐसे ही रचनात्मक तरीकों का इस्तेमाल हो सकता है? ये तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। क्या बड़े बदलाव लाने के लिए हमें हमेशा भारी भरकम बजट, कड़े कानूनों और पुलिस के डंडे की ही जरूरत होती है? या कभी-कभी इंसान की मानसिकता को समझने वाला एक सही मनोवैज्ञानिक प्रोत्साहन, एक छोटा सा शगुन, बड़े से बड़े कानून से ज्यादा असरदार साबित हो सकता है? क्या बात है! ये एक ऐसा विचार है जो वाकई दिमाग के तार झंझना देता है। क्या हमारे समाज के कई बड़े और पेचीदा बदलाव सिर्फ एक मिठाई के डिब्बे जितनी दूरी पर हैं? ये एक बेहद ताज़ा और अलग नजरिया है सोचने का। बिल्कुल। और इसी जबरदस्त और विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि इस योजना के पीछे छिपे हुए अर्थशास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान ने आपको भी उतना ही हैरान और सोचने पर मजबूर किया होगा जितना कि हमें। सीखते रहिए, अपने आसपास की नीतियों पर सवाल उठाते रहिए, और हाँ, अगली बार जब कोई शादी हो तो पूछिएगा जरूर कि क्या शगुन और मिठाई का डब्बा आ गया। अगली डीप डाइव में फिर मिलेंगे।